हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो इसके पहले हमने सॉल्व किया है 18 टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है और ये वाला टेस्ट है टेस्ट नंबर 19। इसके बाद में एक और टेस्ट हम सॉल्व करेंगे, टेस्ट नंबर 20। ठीक है, किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं एक बार फिर से मैं बता दूं। CGL 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए हम इंग्लिश के प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, टारगेट रहेगा कि हम 50 आउट ऑफ 50 अटेन करें। ठीक है, देखो ये 19वां है, इसके बाद में एक 20वां टेस्ट आएगा, वो भी प्रैक्टिस टेस्ट होगा। उसके बाद में 20 टेस्ट जब हमारे प्रैक्टिस वाले कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो 20 कंप्लीट होने के बाद वी विल स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी इसके लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया was imprisoned and was later sent into exile by the British। देखो अब इसमें क्या मिस्टेक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉज इम्प्रिजन्ड एंड वॉज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। अगर यहाँ पे देखोगे तो जो लास्ट मुगल की बात कर रहा है, ठीक है, उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वॉज। ठीक है, अब उसी के बारे में एक अगला सेंटेंस कहा जा रहा है कि उसको बाद में एग्जाइल में भेज दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो जब एक ही सब्जेक्ट है उसके लिए दो वर्ब्स आ रही हैं, तो दो सेंटेंसेस अगर आ रहे हैं तो दो ही हेल्पिंग वर्ब का बार बार यूज़ ना करके, वो रिडंडेंसी ना क्रिएट करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी में मिस्टेक है, यहाँ पे वॉज नहीं होगा। जैसे कि क्या करेक्ट सेंटेंस होगा, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजेंट एंड लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो ये वाला वॉज यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। माई ऑब्जर्वेशन इज़ दैट बिटवीन कोहली एंड जो रूट, कोहली इज़ द बेस्ट बैट्समैन। देखो क्या मिस्टेक है, एकदम साफ तरीके से विजिबल है, सी पार्ट में मिस्टेक है। कहाँ पे, बेस्ट में। देखो बेस्ट जब यूज़ होता है तो जब बहुत सारे लोग होते हैं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, उनके बीच में अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सबसे अच्छा कहा जाए तो वो बेस्ट होता है। बट अगर सिर्फ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री आती है। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे बेस्ट या द बेस्ट नहीं होगा। क्या होगा, माई ऑब्जर्वेशन इज़ दैट बिटवीन कोहली एंड जो रूट, कोहली इज़ बेटर बैट्समैन। ठीक है, नेक्स्ट, ए हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स इज रिपोर्टिंग टू हैव डिस्कस्ड द इशू इन ग्रेट डिटेल। देखो ये पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है, एक्टिव में कैसे लिखा जाएगा, अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स इज रिपोर्टिंग की जगह पे ना हो करके क्या होगा, रिपोर्टेड। ठीक है, इसके रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। ठीक है, कि एक्टिव पैसिव कैसे होता है, पैसिव एक्टिव कैसे होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट का ये केस है और उसमें हम क्या करेंगे, जब एक्टिव में बनाते हैं तो अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स इज रिपोर्टेड टू हैव डिस्कस्ड द इशू इन ग्रेट डिटेल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। वी हैड अ वार्म वेदर इन मार्च। तो मार्च में एक समय था जब मौसम था गर्म। ठीक है, अब बात करते हैं वहाँ पे क्या होगा, यूज़ किसका किया जाएगा, पीरियड का, फेज़ का, टाइम का या स्पेल का, किसका यूज़ किया जाएगा। देखो हम बात कर लेते हैं सेपरेटली। पीरियड क्या होता है, पीरियड देखो एक पर्टिकुलर टाइम तो होता है, ए से लेकर बी तक एक समय तो होता है। ठीक है, बट वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, वो पीरियड 2 साल का भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि अगर स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो जो पीरियड्स होते हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, तो ऑन एन एवरेज 40 to 45 मिनट्स के पीरियड होते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटे पीरियड हो गए। लेकिन जब हम बड़े पीरियड्स की बात करते हैं, जैसे मुग़ल पीरियड, ठीक है, सल्तनत पीरियड, तो वो बड़े पीरियड्स हैं। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड, वहाँ पे 200 300 साल की बातें की जा रही हैं। तो पीरियड बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मार्च के वेदर की बात की जा रही है, तो जो छोटे समय की बात की जा रही है, पीरियड होगा नहीं। फेज़ क्या होता है, फेज़ जब कोई चीज़ अंडर डेवलपमेंट हो, उसमें पर्टिकुलर टाइम को अगर लिया जाता है तो वो फेज़ होता है। जैसे आपने सुना होगा किसी शहर में कि मेट्रो का पहला फ़ेज़ अभी बन रहा है, ठीक है, दूसरा फ़ेज़ इस पर्टिकुलर ईयर में बनेगा। राइट, तो फेज़ जब कोई चीज़ अंडर डेवलपमेंट होती है उसके लिए यूज़ होता है। टाइम का तो सिंपल मतलब समय होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पेल। स्पेल कहाँ यूज़ किया जाता है, जब थोड़े से छोटे समय के लिए कहीं बात की जाए। तो वी हैड अ स्पेल ऑफ वार्म वेदर इन मार्च। स्पेल के तीन मतलब होते हैं, एक तो मैंने आपको समय के केस में बता दिया,
दूसरा होता है जैसे स्पेल एक मंत्र जादू टोना टाइप का होता है ना कि द विच हैज़ कास्टेड स्पेल ऑन द पीपल, है ना, तो लोगों के ऊपर वो जो लेडी थी जादूगरनी थी उसने क्या किया कि मंत्रमुग्ध कर दिया, जादू टोना कर दिया। और एक तीसरा स्पेल होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग को बताना, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्पेल द एप्पल, तो एप्पल को स्पेल करने का मतलब उसकी स्पेलिंग बताओ, है ना, APPLE, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो इसमें क्या था, ऑप्शन डी सही था। फ्यूरियस ओवर द एलिजेड असॉल्ट कंप्लेंट, ठीक है, विवेक अलॉन्ग विद सम अदर्स बीट हिम अप एंड वॉर्न हिम ऑफ डायर कंसिक्वेंसेज। डायर क्या होता है, डायर का मतलब होता है बहुत बुरा, ये बहुत सीरियस, बहुत ख़राब कंसिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। विवेक अलॉन्ग विद सम अदर्स बीट हिम अप एंड वॉर्न हिम ऑफ डायर कंसिक्वेंसेज इफ़ ही द केस फर्दर। तो विवेक और कुछ और लोगों ने मिलकर उसको पीटा और उसको वार्न किया कि अगर तुम इस केस को और आगे बढ़ाओगे, है ना, तो तुम्हें क्या फेस करना पड़ेगा, तुम्हें डायर कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो केस को आगे बढ़ाता है, तो केस को आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, क्या वह गोज़ ऑन हुआ। गोज़ ऑन का मतलब होता है जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैठा हुआ मूवी देख रहा है और आप उसके पास पहुँचे, ठीक है, एंड ही इज़ वॉचिंग मूवी और शी इज़ वॉचिंग मूवी, तो आप जब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो तो आप क्या बोलते हो, ओके ठीक है, गो ऑन, वी विल मीट लेटर, है ना। तो गो ऑन का मतलब है ठीक है जारी रखो, बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, गो ऑन का मतलब बाद में एक दोबारा एक चांस होता है, तो वो तो होगा नहीं। क्रेविंग होती है ना, बहुत लोग बोलते हैं मुझे आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, मुझे मूवी देखने की क्रेविंग हो रही है, मुझे यहाँ जाने की क्रेविंग हो रही है। तो क्रेविंग मतलब बहुत तेज़ प्रबल इच्छा होना, तो वो तो होगा नहीं। साइन का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ साइन करना, है ना, तो साइन द केस फर्दर तो हो गया कि मतलब केस को शुरू ही करना जस्ट, तो वो तो है नहीं क्योंकि फर्दर की बात कर रहा है, आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, परसू। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई अभी तुम क्या कर रहे हो, तो आदमी बोलता है अभी मैं MBA परसू कर रहा हूँ, या अभी मैं मास्टर्स परसू कर रहा हूँ, या PhD परसू कर रहा हूँ, यानी कि मैं उस फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ, उस चीज़ को और आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक माई वाइफ हैज़ यूज़ ऑफ दिस बुक रिटन बाई सम जापानीज़ ऑथर। मुझे नहीं लगता कि मेरे बुक को इसका क्या कोई यूज़, तो कोई यूज़ के लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है एनी, ठीक है। आई डोंट थिंक माई वाइफ हैज़ एनी यूज़ ऑफ दिस बुक रिटन बाई सम जापानीज़ ऑथर, ठीक है। मैनी नहीं होगा, बेटर नहीं होगा, वेल नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7th और 8th हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक्सप्रेस विच एक्सप्रेसेस द बेस्ट ऑफ मीनिंग। तो हमें सिनोनिम की बात करनी है। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का क्या मतलब होता है, देखो ऑडेसिटी का मतलब होता है ज़िद किसी चीज़ की, ठीक है। तो अब देखो माइल्डनेस क्या होगा, माइल्ड जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे पेट में माइल्ड पेन हो रहा है, तो माइल्ड पेन मतलब हल्का दर्द या नर्म, बहुत नॉर्मल सा, तो माइल्ड तो होगा नहीं। ह्यूमिलिटी क्या होता है, ह्यूमिलिटी का मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं विनम्रता, विनयशीलता, है ना, तो वो होगा नहीं। सबमिशन क्या होता है, सबमिशन, इसके पहले जब मैं टेस्ट सॉल्व करवाया उसमें मैंने एक वर्ड करवाया था सबमिसिव, है ना, तो सबमिशन क्या होता है, सबमिसिव क्या होता है, वो जो बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है, आसानी से बात मान लेता है, वो सबमिसिव होता है ना, जो सरेंडर कर देता है आसानी से, तो वो सबमिसिव होता है, वहीं से बना है सबमिशन। तो सबमिट करना, सबमिशन जो होता है एक केस में, एक तो सबमिट का मतलब होता है कोई चीज़ जमा करना, कोई चीज़ देना, दूसरा सबमिट का क्या मतलब होता है, सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, तो वैसे ही सबमिशन है, ठीक है। तो सबमिशन होगा नहीं, ह्यूमिलिटी होगा नहीं, माइल्डनेस नहीं होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोल्डनेस। बोल्ड मतलब करेजियस, साहसी, तो बोल्डनेस मतलब साहस, तो ऑडेसिटी जिद्दी का मिलता जुलता शब्द साहसी, ठीक है, साहस। हीनस, लास्ट में OUS से क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अच्छा, आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कभी जब न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक शब्द सुनने को आता है हीनस क्राइम। तो हीनस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जघन्य अपराध, है ना, जो किसी को जब किसी के खिलाफ़ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है और जो बहुत ज़्यादा निशंस कार्य किया जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं ना जघन्य, बहुत बुरा, बहुत ही कठोर, बहुत बुरा, तो वो होता है हीनस। इसके लिए क्या सिनोनिम होगा, प्लीजिंग, विकेड, या फिर राइटस या अपीलिंग। तो देखो प्लीजिंग तो मतलब होता है क्या, खुश करने वाला, राइटियस, ठीक है, राइटियस क्या होता है, मतलब जो सही चीज़ हो, है ना। अपीलिंग, अपीलिंग मतलब कि इंटरेस्टिंग,
तो ये तीनों तो होंगे नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन बी विकेट। विकेट क्या होता है, या विक्ड बोल लो या विकेट बोल लो, मतलब बुरा, है ना। तो राइट आंसर इज हीनस का सिनोनिम विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें एंटोनिम की बात करनी है, ऑपोजिट बताना है किसका, गैलेंट का। आपने सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड्स, तो गैलेंट का क्या मतलब होता है, बहादुरी, ठीक है, और बहादुरी के लिए ही गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो बहादुरी का उल्टा क्या होगा, देखो हीरोइक भी वैसे ही होता है, उससे मिलता जुलता हो गया, तो उल्टा तो हुआ नहीं। वेलोरस, वेलोरस भी होता है ना, जैसे स्टैचू ऑफ वेलोर, आपने सुना ना, स्टैचू ऑफ वेलोर कहाँ पे है, आसाम में, ठीक है। किसकी वो स्टैचू है, तो अहोम किंग थे लचित बरफुकान, उनकी स्टैचू बनाई गई है आसाम में, वो उसका क्या नाम दिया गया, स्टैचू ऑफ वेलोर, यानी कि वीरता की मूर्ति, है ना। तो वेलोर भी नहीं होगा, हीरोइक भी नहीं होगा। शिवैलरस, शिवैलरस होता है बहुत उदारता, है ना, उदारता के साथ व्यक्ति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कावर्ड, है ना। बहादुर का उल्टा क्या, कायर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिजैंटिक या गिगैंटिक बोल लो, क्या होता है, मतलब बहुत बड़ा कोई चीज़, ठीक। तो मॉन्स्टर्स भी होता है बहुत बड़ा, ये तो होगा नहीं। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत तीखा, तीखा तो नहीं कह सकते, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कि आई एम इन इमेंस लव विद दैट पर्सन, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे प्रेम में हूँ, तो इमेंस वो हो गया। ये भी सुपरफ्लुअस के सेंस में है, तो ये तो होगा नहीं। ह्यूज का भी मतलब होता है बहुत बड़ा, राइट आंसर होगा मिनिएचर। मिनिएचर होता है ना छोटा। अच्छा, एमसीबी का फुल फॉर्म कोई बताना, मिनिएचर से याद आया, ठीक है। एमसीबी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। लिख दे रहा हूँ, कौन सा जो इलेक्ट्रिक वाला होता है ना एमसीबी, इसका क्या फुल फॉर्म होता है बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें स्पेलिंग बतानी है किसकी गलत है। इम्पीरियस की तो सही है, अनसॉर्टेड की भी सही है, इमेशिएटेड भी सही है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा, राइटियस की स्पेलिंग क्या थी, क्या थी, दिखा देता हूँ, ये रही, हाँ इधर, ये रहा, है ना। तो क्या है, टी के बाद में ई का इस्तेमाल हुआ है, एंड दैट इज़ वाई राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। राइटियस मतलब जो सही काम करता हो, सही दिशा में बात करता हो, वो राइटियस पर्सन। इम्पीरियस क्या होता है, इम्पीरियस का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति, ठीक। अनसॉर्टेड, जैसे हम बोलते हैं सॉर्टेड, तो सॉर्टेड का मतलब सब ठीक है, ठीक ठाक है, सब चीज़ें अपनी जगह पे, तो अनसॉर्टेड मतलब सॉर्ट नहीं है। इमेशिएटेड क्या होता है, इमेशिएटेड का मतलब होता है जब किसी को पर्याप्त भोजन न मिले या बीमार हो जाए, तो उसके कारण जब आदमी बहुत दुबला पतला हो जाता है ना, उसको इमेशिएटेड बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं किसकी तरफ, इडियम्स की तरफ। अच्छा, इसमें मैंने शायद हाईलाइट नहीं किया ना, ठीक है कोई बात नहीं। डाई इन हार्नेस यहाँ पे बताना है, ठीक है। विवेक डजंट वांट टू रिटायर, विवेक डजंट वांट टू रिटायर, ही वुड रेदर डाई इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस का क्या मतलब होता है, देखो हार्नेस पता है क्या होता है, एक्चुअली इसका मतलब बता दे रहा हूँ। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाइड वाइल वर्किंग। तो विवेक रिटायर नहीं होना चाहता था, वो क्या चाहता था कि मैं डाई इन हार्नेस करूँ, यानी कि मैं काम करते हुए मरूँ, ठीक। अब हार्नेस का क्या मतलब होता है, इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, ऊंची ऊंची इमारतों पे, आप खंभों में जब वर्कर्स काम करते हैं, तो अपने शरीर से एक चेन बांध लेते हैं किसी पास की जगह में, ताकि वो अगर कभी फिसलें तो वो गिरे नहीं। एक हुक होता है ना, हुक फंसा करके अपने बॉडी में या फिर कमर में या जहाँ भी फंसा के वो लटके रहते हैं, तो इन केस अगर पैर फिसलता भी है तो वो बच जाते हैं, ज़मीन पे नहीं गिरते। तो वही हार्नेस होता है। दूसरा, आपने देखा होगा जब जो पेट्स होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तो उनको जब लोग टहलाने लेके जाते हैं तो उनकी पीठ पे एक बंधा होता है पट्टा टाइप का, पीठ पे, गले में नहीं, पीठ पे पट्टा बंधा होता है, और उसमें से रस्सी बंधी हुई होती है, जंजीर बंधी हुई होती है, उसको भी हार्नेस बोलते हैं, ठीक है। तो डाई इन हार्नेस का मतलब कि यानी कि काम करते हुए मर जाना, यानी कि अगर कोई वर्कर बड़ी सी बिल्डिंग पे चढ़ के काम कर रहा है उस पर, एंड वो हार्नेस में ही है, काम करते करते कोई भी चीज़ हुई या फिर मान लो फिसल गया या XYZ रीजन्स की वजह से वो बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वो क्या हुआ, जब वो हार्नेस में था, जब वो हार्नेस पहना हुआ था, तभी मर गया ना। तो दैट इज़ वाई ही वॉज डाइड वाइल वर्किंग, एंड यही होता है डाई इन हार्नेस का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रिटर्न द लॉस्ट किटन टू कृति शी थैंक मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। अगेन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट का मतलब बताना है। तो हम तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट हम आए दिन अपने
एक दूसरे दोस्तों को बोलते रहते हैं कि आई थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी कि मैं अपने दिल के तह से। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, तह का मतलब क्या होता है? आपने सुना ना, सतह। सतह का मतलब ऊपरी ऊपरी, और तह का मतलब बहुत नीचे या निचले स्तर पर। इसीलिए जब जब बोलते हैं ना, जब लॉयर्स बोलते हैं या पुलिस वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम इस मामले की तह तक जाएंगे, यानी कि उसके एकदम बॉटम तक जाएंगे। और इसीलिए उर्दू में भी एक फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, कैसे? आपका तहे दिल से शुक्रिया, यानी कि तहे दिल, यानी कि दिल के एकदम बॉटम से आपका शुक्रिया। एंड वही सेम चीज़ है बॉटम ऑफ हर हार्ट, यानी कि अपने एकदम दिल की गहराई से धन्यवाद देने का मतलब है सिंसियरली, है ना? आई सिंसियरली थैंक यू, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, या फिर हिंदी में या उर्दू में बोल सकते हो आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीजन टू सेंड नरसिंह यादव विद द टीम फॉर रियो वॉज मेड एट द 11th आवर। इसमें बताना है एट द 11th आवर का मतलब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होता है एट अ लेट स्टेज। इसको कैसे याद रख सकते हो? जैसे मान लो 12 घंटे का दिन है, ठीक है, ऑल्दो 24 आवर्स का होता है दिन रात मिला करके, बट मैं दिन दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 12 घंटे का दिन है, अब कोई काम करना है, ठीक है, तो अब 12 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं, पता चला किसी का वेट कर रहे हो, 12 घंटे हो गए, शाम हो गई, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे का प्रोग्राम था शुरू करने का, और कोई व्यक्ति कितना बजे पहुंचा? 7 बजे पहुंचा, शाम को 7 बजे, 11वें घंटे पहुंचा। ठीक है, आदमी वेट करता ही रह गया, सुबह 8 बजे से शाम 7 बज गया, 11 घंटे लगातार वेट करवाया। तो एट द 11th आवर, 12 घंटे पूरे होने वाले थे, बट 11वें घंटे पे पहुँचे हो, इट मीन्स कि बहुत लेट हो गया, राइट? सो एट अ लेट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है शायद बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, खैर जल्दी से ख़त्म करते हैं, ऑन टाइम हमें सीखना होगा। इफ़ यू कम अक्रॉस माई वॉच एनी वेयर ब्रिंग इट टू मी, कैन यू। हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है कैन यू की जगह पे। ठीक है, क्या? कैन यू। तो इफ़ यू कम अक्रॉस माई वॉच एनी वेयर, अगर तुम्हें कहीं भी मेरी घड़ी मिलती है तो इसको मेरे पास लाओ। कैन यू नहीं होगा, यहाँ पे होगा विल यू। ठीक है, क्वेश्चन टैग जब हम बात करते हैं, तो अगर तुम कहीं भी मेरी वॉच देखते हो तो कृपया मेरे पास लेके आओ, क्या लाओगे? तो वही सेंस है, यहाँ पे विल यू होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स पर्सनल गिव फर्स्ट एड एंड वाटर बॉटल्स टू ओपी जैसा हु इज़ इंजर्ड वाइल रनिंग। यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, जिसका इंप्रूवमेंट करना है, वो यहाँ से है, हु इज़ इंजर्ड वाइल रनिंग इन द रियो ओलंपिक। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, हु इज़ से रनिंग तक। तो इसका इम्प्रूवमेंट क्या होगा? तो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स पर्सनल गेव फर्स्ट एड एंड वाटर बॉटल्स टू ओपी जैसा हु वॉज इंजर्ड वाइल रनिंग। ठीक है, तो जो कि रनिंग करने के दौरान इंजर हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका है, तो बहुत सिंपल सा है, इन्वेंटेड की जगह पे इम्प्रूवमेंट करना है, क्या होगा? डिस्कवर्ड। एक छोटा सा डिफरेंस बता दे रहा हूँ इन्वेंशन में और डिस्कवरी में। तो डिस्कवरी का मतलब होता है कोई चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे थी बट लोगों को पता नहीं था, और कोई एक पर्सन आया उसको सबके सामने ले आया, वो हो गई डिस्कवरी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक नई स्पीशीज़ की डिस्कवरी हुई है ना, तितली की एक नई स्पीशीज़ की डिस्कवरी हुई, यानी कि वो तितली ऐसा नहीं था किसी ने बनाया, वो ऑलरेडी थी इन्वायरमेंट में, बट पता बाद में चला और फिर वो लोगों के सामने आया, तो वो हो गया डिस्कवरी। लेकिन इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नई चीज़ ईजाद करना। ठीक है, जैसे आइंस्टीन ने इन्वेंट किया, क्या? आइंस्टीन ने इन्वेंशन किया बल्ब का, सॉरी क्या नाम था, एक मिनट, क्या नाम था यार, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, ओके, आई बेग योर पार्डन, मुझे नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। एडिसन ने, ठीक है, आइंस्टीन ने नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन नाम था। एडिसन ने इन्वेंट किया था क्या? बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, डिलीवरेंस फ्रॉम सिन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। अच्छा, डिलीवरेंस पता है क्या होता है? डिलीवरेंस का मतलब होता है भाई डिलीवरी। तो डिलीवरी कैसे होती है? जब किसी को डिलीवर कोई चीज़ कर दी जाती है, तो जो डिलीवरी करने गया है वो क्या करता है? अपने पास से उस चीज़ को फ्री कर देता है, भाई जिसकी है वो ले ले। ठीक है, अपने तरफ से वो मुक्त हो गया। तो वैसे ही डिलीवरेंस का मतलब होता है उद्धार या फिर मुक्ति या फिर मोक्ष। तो पाप से और उसके परिणामों से मुक्त हो जाना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? रिजम्पशन होगा, या रिपेंटेंस होगा, या साल्वेशन होगा, या एक्सपिएशन होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साल्वेशन। साल्वेशन का ही मतलब होता है मोक्ष या फिर मुक्ति। रिजम्पशन क्या होगा? रिजम्पशन बना है किससे? रिज्यूम से। जब आप लोग वीडियो देखते होगे, मूवी देखते होगे, तो जब पॉज कर देते हो, पॉज करने के बाद में एक ऑप्शन आता है किसका? रिज्यूम का। रिज्यूम यानी कि
फिर से शुरू करने का, तो वही रिज्यूम से बना है रिजम्पशन, किसी चीज़ की फिर से शुरुआत। दूसरा क्या है, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप या फिर पछतावा। एंड एक्सपिएशन क्या होता है, एक्सपिएशन का मतलब होता है, देखो एक्सपिएट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है प्रायश्चित करना, एंड एक्सपिएशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ डूइंग एक्सपिएशन, यानी कि एक्सपिएट करने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सपिएशन होता है, ठीक। तो ये नाउन है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ नैरो कीललेस बोट विद पॉइंटेड एंड्स प्रोपेल्ड बाय अ पेडल्स, क्या होती है, कीललेस होती है। कील अच्छा क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि वो नाव है, ठीक है। अब नाव के नीचे जो हल्का सा ऐसे होता है ना, जो कि उसको पलटने से बचाता है, वही कील होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, क्या वो उसको डिंगी बोलते हैं, डिंगी नहीं होता। डिंगी तो नॉर्मल नाव होती है, कभी सिंघाड़ा निकालने वालों को देखना, उनकी जो नाव होती है ना वो मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर होती है, उसको भी डिंगी बोलते हैं, ठीक है। तो डिंगी तो होगा नहीं। यॉट क्या होता है, यॉट होता है जिसमें वो सेल्स लगे हुए होते हैं ना, नाव में जिसमें सेल्स लगे हुए होते हैं, उसको यॉट बोलते हैं। और बेसिकली इसको यूज़ कब किया जाता है, इन्जॉय करने के पर्पज़ से, मज़े मौज मस्ती करने के पर्पज़ से जब समंदर में लोग जाते हैं तो यॉट का यूज़ करते हैं, राइट। तो यॉट तो होगा नहीं, डिंगी भी नहीं होगा। फ्रिगेट क्या होता है, फ्रिगेट वो होता है जैसे जो बड़ी बड़ी जहाज़ होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो आसपास उनकी छोटी जहाज़ चलती है ना, वो फ्रिगेट होता है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कनू इसको बोलते हैं, ठीक है। कनू, कनू होता है ये जिसमें चप्पू लगे होते हैं और छोटी सी होती है, पॉइंटेड है ना, दोनों तरफ ऐसे पॉइंटेड होती है, ठीक। तो वो होती है कनू, और यहाँ पे चप्पू लगा होता है। नेक्स्ट है अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन स्पेशली इन द आर्म फोर्सेज, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, डेमागॉग, डिक्टेटर, स्टेट्समैन या फिर मार्टिनेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मार्टिनेट। डेमागॉग क्या होता है, डेमागॉग एक ऐसे लीडर के लिए यूज़ किया जाता है ना जिसका काम कुछ नहीं होता, सिर्फ भीड़ को भड़काना होता है, ठीक है। ऐसा कोई नेता जो भीड़ को सिर्फ भड़काता है, कोई भी वैल्यूएबल बात नहीं करता, स्टेज पे खड़ा होकर के फालतू की चीज़ें बोलेगा जिससे भीड़ भड़केगी, उनके कुछ प्रेजुडिसेस होंगे। फॉर एग्जांपल कि कोई एक नेता है, वो गया खड़ा हुआ और वहाँ पे उसको सुनने के लिए कुछ पर्टिकुलर लोग आए होंगे जिनकी एक विचारधारा होगी, तो वो जिस विचारधारा को नहीं पसंद करेंगे ना उसके खिलाफ ही वो नेता बोलेगा, और उसमें भाई भीड़ और भड़कती है। तो ऐसे लीडर्स को जिनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ भीड़ को भड़काना और इधर उधर की बातें करना, फालतू की बातें करना, गलत काम करना, वो होते हैं डेमागॉग, ठीक है। डेमागॉग तो होगा नहीं। डिक्टेटर तो आपको पता ही है। स्टेट्समैन क्या होता है, स्टेट्समैन जिनको हम हिंदी में राजनीतिज्ञ बोलते हैं, वो होते हैं स्टेट्समैन। राइट आंसर इज़ मार्टिनेट। तो वो मार्टिनेट ही होता है जो खास करके स्पेशल फोर्सेस में जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड मार्टिनेट। लेट्स कम टू द पैसेज और हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर इंस्टीट्यूशंस इन विच मेंबर, देखो इस अगर आपने इसके पहले सारे टेस्ट सॉल्व किए होंगे तो आपको एक टेस्ट में ये पैसेज ज़रूर मिला है। इस पैसेज को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट वहाँ पे ऐसे पैसेज नहीं था, वहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, ठीक है। ऑलरेडी ये पैसेज मैं करवा चुका हूँ, और इसलिए ये पैसेज पता है ये इतने सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया, लॉ के एग्ज़ाम्स में पूछा गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में पूछा गया, CGL के यानी SSC के एग्ज़ाम्स में पूछा गया पैसेज ये, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज। खैर लेट्स सॉल्व इट। Organizations are institutions in which members compete for status and power. They compete for the resources of the organization, for example, finance to expand their own departments, for career advancement and for power to control the activities of others. ठीक है, तो अगर जिन्होंने सॉल्व किया होगा ना तो वो यहाँ तक पैसेज है, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कमेंट बॉक्स में बताना कि वो किस नंबर का टेस्ट था जिसमें ये पैसेज मैंने सॉल्व करवाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In pursuit of these aims, groups are formed and sectional interests emerge. As a result, policy decisions may serve the ends of the political and career systems rather than those of concern. In this way, the goals of the organization may be displaced in favor of sectional interest and individual ambition. These preoccupations sometimes prevent the emergence of organic systems. Many of the electronics firms in their study had recently created research and developed departments employing highly qualified and well-paid scientists and technicians. Their high pay and expert knowledge was sometimes seen as a threat to the established order of rank, power, and privilege. Many senior managers had little knowledge of the technicalities and possibilities of new developments and electronics. Some felt that close cooperation with the experts in an organic system
would reveal their ignorance and show that their experience was now redundant. ठीक है, redundant का मतलब क्या होता है? redundant का मतलब होता है जो बहुत पुराना हो गया, अब यूज़ में नहीं है, ठीक है, अब उतना वैल्यू नहीं रखता है, ठीक। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑथर मेक्स आउट अ केस फॉर, किस चीज़ की बात कर रहा है ऑथर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर सीनियर मैनेजर्स, या फिर एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सीनियर एंड मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स, या फिर ऑप्शन डी ऑर्गेनिक सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑथर किस चीज़ की बात कर रहा है? ऑर्गेनिक सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर टेंड्स टू सी द सीनियर मैनेजर्स एज, ऑथर को सीनियर मैनेजर्स कैसे लगते हैं? ignorant and incompetent, jealous of their younger colleagues, a little out of step with their work environment, या फिर robbed of their rank, power and privilege। तो अगर इस पैसेज में आप यहाँ पे पढ़ोगे, मेनी सीनियर मैनेजर्स के लिए क्या क्या यूज़ हुआ है आगे देखते हैं। हैड लिटिल नॉलेज ऑफ द टेक्निकलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इनके लिए यूज़ हुआ है। सम फेल्ट दैट क्लोज कोऑपरेशन विद द एक्सपर्ट्स इन एन ऑर्गेनिक सिस्टम वुड रिवील देयर इग्नोरेंस, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे सीनियर मैनेजर्स थे जिन्होंने सोचा कि अगर वो जो ऑर्गेनिक सिस्टम के एक्सपर्ट्स हैं अगर उनके साथ काम करने लगेंगे तो उनकी जो इग्नोरेंस वाली एक्टिविटी है, उनकी जो आदत है, वो सब कोई जान जाएगा, वो रिवील हो जाएगी, और एंड शो दैट देयर एक्सपीरियंस वॉज नाउ रिडंडेंट, और उससे पता चल जाएगा कि जो सीनियर मैनेजर्स बैठे हुए हैं इनका जो एक्सपीरियंस है अब वो रिडंडेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इग्नोरेंट एंड इनकम्पिटेंट। तो ऑथर कैसे देखता है सीनियर मैनेजर्स को? एज इग्नोरेंट एंड इनकम्पिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक सिस्टम एज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज इट्स। तो ऑर्गेनिक सिस्टम ऑथर के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो कैसा होता है? नेचुरल एंड अनइम्पेडेड ग्रोथ, या फिर ग्रोथ विद इनपुट्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, या फिर स्टीडी ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो अगर आप इधर पढ़ोगे सेंटेंस में, पैसेज में, तो वो बात किसकी कर रहा है? वो बात कर रहा है साइंटिस्ट्स के इन्वॉल्व होने की, टेक्नीशियंस के इन्वॉल्व होने की, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रोथ विद इनपुट्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे ही ऑर्गेनिक सिस्टम डेवलप हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। क्वेश्चन नंबर 24, पॉलिसी डिसीजंस इन ऑर्गेनाइजेशन वुड इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता? मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोऑपरेशन एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अट्रैक्टिंग हाई क्वालिफाइड पर्सनल, या फिर कीपिंग इन व्यू द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिसी डिसीजन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे पॉलिसी डिसीजन हो रहा है, अगर हम गौर से देखें तो जो पॉलिसी डिसीजन की बात की जा रही है यहाँ पे, इसमें क्या है? इसमें बात कर रहा है एक्सपर्ट नॉलेज की, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो यहाँ पे बात चल रही है पॉलिसी डिसीजन की, कहाँ चला गया? समटाइम्स रिसेंट एंड सेक्शनल पॉलिसी डिसीजंस की बात यहाँ चल रही है, एंड ये बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देयर हाई पे एंड एक्सपर्ट नॉलेज वर समटाइम्स सीन एज अ थ्रेट टू द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ रैंक, पावर एंड प्रिविलेज। तो ये बात कर रहे हैं हाई एक्सपर्ट की इन्वॉल्व करने की, लेकिन उससे क्या होता है? उससे जो पहले से बने हुए बैठे हुए लोग हैं उनको दिक्कत होने लगती, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक सिस्टम डेवलप करने के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या पॉलिसी डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक मिनट गलत मार्क कर दिया, सी, अट्रैक्टिंग हाईली क्वालिफाइड पर्सनल। And the next question is, and the last question of this passage means, and the last question of this test, the theme of the passage की थीम क्या है? ग्रुपिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फ्रस्ट्रेशन ऑफ सीनियर मैनेजर्स, या इंडिविजुअल एम्बिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एमरजेंस ऑफ सेक्शनल इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर पैसेज को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने स्टेटस और पावर के लिए compete करते हैं, ठीक है, उनको फाइनेंस चाहिए, ठीक है, उनको पावर चाहिए। तो यहाँ से क्या आता है? सेक्शनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल एम्बिशन आता है, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इस पैसेज की थीम क्या है? इमर्जेंस ऑफ सेक्शनल इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। दीज वर द इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसके पहले मैंने 3 क्वेश्चन दिया था आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने के लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल फॉर यू गाइज़, थैंकफुल टू यू गाइज़ एक्चुअली, कि आपने उसका सही जवाब दिया, एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने सही जवाब दिया। ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन में शार्पनेस बनाए रखिए। तो इसकी बात कर लेते हैं। हमें सिनोनिम्स बताना है। ओनस का क्या मतलब होता है? ओनस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। डेरिजन का सिनोनिम बताना है। डेरिजन क्या होता है? डेरिजन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना। तो ह्यूमिलिएशन क्या होता है? ह्यूमिलिएशन तो होता है किसी की बेइज्जती करना, अपमान करना, वो तो होगा नहीं। एम्बैरेसमेंट होता है लज्जा आना, है ना, मतलब लज्जित हो जाना, शर्मा जाना। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना। राइट आंसर इज ऑप्शन से रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का भी मतलब होता है उपहास करना, खिल्ली उड़ाना या फिर मजाक उड़ाना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइट। ट्राइट का क्या मतलब होता है? ट्राइट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका यूज़ इतना बार बार किया जा चुका है ना, वो अब बहुत कॉमन हो गई और उतना इंटरेस्ट भी नहीं रखती है। मतलब समथिंग दैट इज़ यूज्ड फॉर मेनी टाइम्स, बार बार यूज़ हो गया कि अब वो डल हो गया, बोरिंग हो गया। इट मीन्स इट हैज़ बीन वेरी कॉमन, अब वो फ्रेश नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक आंसर इसमें है। राइट आंसर इज ऑप्शन एक, कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का भी मतलब है बहुत आम, जो सब कोई जानता है। ठीक है, तो क्लेवर, ब्रीफ, इम्प्यूडेंट। अच्छा, इम्प्यूडेंट का मतलब बता देता हूँ। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत रूड होता है ना, जिसके अंदर जो इज़्ज़त से बात नहीं करता, बदतमीज़ी से बात करता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड इम्प्यूडेंट एक्चुअली। ठीक है, अगला होमवर्क कह सकते हो, होमवर्क दे रहा हूँ आपको। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, एंटोनिम बताना है। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लोरिड का हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस आर वीक, पेल, मोनोटोनस एंड अगली। एंड वेरिटी का एंटोनिम हमें बताना है। ऑप्शंस आर सैंक्टिटी, रेवरेंस, फॉल्सहुड, रेयरिटी। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हमने डिस्कस किया, और आई होप आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जो जो मैंने पूछा है उनका जवाब दीजिए और अपना स्कोर शेयर करिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।